वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट करी थी। फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कर चुके हैं, सेकंड कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर कर चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। उन दोनों चैप्टर्स की सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई हैं और आप उनको चाहे चेक कर सकते हैं। आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, पीस एंड कोऑपरेशन। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और आपको इन 4 कंट्रीज़ के बारे में मेन पढ़ना है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। क्लियर? उसके बाद हमारी कंट्रीज़ के बीच में क्या कोऑपरेशन है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 एक एक कंट्री डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ पाकिस्तान करेंगे, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट कंट्री करेंगे। चल, और इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में आप देखो, पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में बॉर्डर इशू है ही, और वाटर को लेकर, रिवर वाटर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ भी हम दोनों कंट्रीज़ को लेके कंसर्न है, और आसपास की भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अदर इश्यूज़ भी हैं, रिसोर्सेज को लेकर इशू हैं, वाटर डिस्प्यूट हैं, और इंसर्जेंसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे आप लगा लो लिट्टे, श्रीलंका का एक एग्जांपल, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं इन कंट्रीज़ में, बट फिर भी एक साइड ये इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दूसरी साइड ये कंट्रीज़ ये भी सोचती हैं कि अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी गेन कर पाएंगे। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या मुद्दे हैं और कहाँ कहाँ हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, ये सारी कंट्रीज़। ओके, चलो आज हमारा मेन टॉपिक पाकिस्तान है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ साउथ एशिया देख लेते हैं। साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज़: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। आप मैप में देख चुके हैं ये। क्लियर? चलिए, South Asia is the region that Himalaya in the north and surrounded by the Indian Ocean in the south, Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. 12th क्लास के बच्चों को मुझे ये बताना सही नहीं लगता। नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, इधर आपका इंडियन ओशियन, एंड वेस्ट में अरेबियन सी, एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। साउथ एशियन कंट्रीज डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सबके पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग है। अगर आप पाकिस्तान के एग्जांपल देखें तो वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मिलिट्री रूल रहा, ठीक है। बहुत बार वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, बट लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं कर पाई, फिर से मिलिट्री रूल आ गया। अगर आप नेपाल की बात करें तो वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, ठीक है। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट द पीपल इन ऑल दिस कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। रिसेंट सर्वे ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द पीपल इन द 5 बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन शोर दैट देयर इज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन ऑल दीज कंट्रीज। लेकिन आज के टाइम में वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ और हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग डेमोक्रेसी ही चाहते हैं, और हर कंट्री में समय समय पर डेमोक्रेसी को लेकर मूवमेंट होते चले हैं और काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेन पाकिस्तान। वो हम स्टार्ट करते हैं, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। देखो, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इसमें 1 बाय 1 कैसे मिलिट्री रूल हुआ, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, आपको बिल्कुल ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और रट्टा नहीं लगाना है। देखो, क्वेश्चन जो आपका मेन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पाकिस्तान का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेल्योर एंड बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। क्लियर? और लर्न ये भी करना है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड में प्रेशर लेके लर्न नहीं करना कि पहले अयूब खान आए फिर याह्या खान आए, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अपने आप लर्न हो जाएगा। पाकिस्तान emerged as an Islamic nation in 1947 following the partition of India. In October 1958, General Ayub Khan forcibly took the reins of power in his hand. Ayub Khan declared himself a field marshal and also assumed the office of president. He ruled the country for nearly 11 years. Clear? 58 में अयूब खान,
ठीक है। जनरल अयूब खान आए, उन्होंने पावर अपने हाथ में ली, अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया, प्रेसिडेंट बन गए और कम से कम 11 ईयर तक उन्होंने पाकिस्तान पे रूल किया। लेकिन धीरे धीरे मिलिट्री रूल को लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया, अयूब खान को अपोज करना शुरू कर दिया। अब अयूब खान की पावर किसके हाथ में आ गई? जनरल याहिया खान के हाथ में, ठीक है। अयूब खान then Yahya Khan. During the Yahya military rule, Pakistan faced the Bangladesh crisis, and after a war with India in 1971, East Pakistan broke away to emerge as an independent country called Bangladesh. ये एक important line है जो आपको पता होनी चाहिए। 1971 की इंडिया पाक वॉर सबको पता है, ठीक है। उस इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद बांग्लादेश एक न्यू कंट्री एमर्ज हुई, क्लियर, और जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरीके से डिफीट हुई। तो ये किस रूलर के टाइम हुई थी ये वॉर? याहिया खान, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। याहिया खान के बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई जुल्फिकार अली भुट्टो की, जो कि 1977 तक रही, ठीक है। लेकिन मिलिट्री जब पावर में रह चुकी हो ना, तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट रूल करे कंट्री पे। फिर से मिलिट्री का रूल आ गया और अब कौन आया? ज़िया उल हक इन 1977, क्लियर। जनरल ज़िया उल हक faced a pro-democracy movement from 1982 onwards, and an elected democratic government was established once again in 1988 under the leadership of बेनज़ीर भुट्टो। फिर अब इनको भी लोग अपोज करने लग गए, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलने लगे पाकिस्तान में। फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई 1988 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। बट बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे नहीं टिक पाई और उनकी गवर्नमेंट को 1990 में ही डिसमिस कर दिया गया था। फिर वो देश छोड़ के ही काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चली गई थी। 2007 में फिर वो वापस आई पाकिस्तान, बट ये उनका बैड लक कि 2007 में ही वो पाकिस्तान वापस आई और 2007 में ही दिसंबर में उनका असैसिनेशन कर दिया गया था, गोलियों से मार दिया गया था, क्लियर। In February 1997, Nawaz Sharif was sworn in as Pakistan's Prime Minister, and this phase of elective democracy lasted till 1999, when the army stepped in again and General Pervez Musharraf removed Prime Minister Nawaz Sharif. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही 1999 तक, बट 99 में एक बार फिर से मिलिट्री की एंट्री हुई और अब कौन आए? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। नवाज शरीफ को उन्होंने हटा दिया एंड इन 2001 जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट और अपने आप को प्रेजिडेंट डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी रूल्ड बाय द आर्मी, दो द आर्मी रूलर्स हैव हेल्ड सम इलेक्शंस टू गिव देयर रूल अ डेमोक्रेटिक इमेज। टाइम टाइम पर मिलिट्री भी इलेक्शन कराती है ताकि जनता को ये रहे कि नहीं ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एंड द 2008 जनरल इलेक्शन वॉज अ क्लियर रिजेक्शन ऑफ मुशर्रफ एंड हिज पार्टी, बट 2008 में मुशर्रफ की गवर्नमेंट को बुरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया गया और अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन के आए आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी कौन थे? ये आसिफ अली जरदारी ये वही बेनज़ीर भुट्टो जिनका असैसिनेशन कर दिया गया था 2007 में, उनके हस्बैंड थे। पीपीपी पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये लीडर थे, क्लियर। एट प्रेजेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपके शहबाज शरीफ हैं और प्रेसिडेंट हैं आपके आसिफ अली जरदारी। मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लें। सबसे पहले 58 में अयूब खान आए, ठीक है, मिलिट्री रूल था। अयूब खान ने फिर अपनी पावर किसके हाथ में दे दी? याहिया खान के हाथ में, क्लियर। याहिया खान के बाद फिर 71 में क्या हुआ? उन्हीं के रूल के टाइम बांग्लादेश एमर्ज हुआ। उसके बाद फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, बट उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया गया। फिर मिलिट्री गवर्नमेंट आई ज़िया उल हक की लीडरशिप में। उसके बाद ज़िया उल हक के अगेंस्ट पे फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई बेनज़ीर भुट्टो के लीडरशिप में, बट फिर उनको डिसमिस कर दिया गया उनकी गवर्नमेंट को। फिर नवाज शरीफ आए
और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई 99 तक, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही, बट उसके बाद फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए और फिर से मिलिट्री रूल हुआ एक बार। आप देख रहे हैं कितनी बार मिलिट्री रूल हो रहा है, फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है, फिर मिलिट्री रूल हो रहा है, फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है। ये अप एंड डाउन पाकिस्तान में कंटिन्यू चल रहे हैं। और 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, बट 2008 के इलेक्शन में उनको जनता पूरी तरह से डिक्लाइन कर देती है और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। चल, नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान्स फेल्योर एंड बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। वो कौन से फैक्टर्स हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी फेल्योर है, मतलब डेमोक्रेसी वहाँ पे स्टेबल हो ही नहीं पाती है, बार बार मिलिट्री रूल हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स आप लर्न करेंगे। फर्स्ट, द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, रिलायंस ऑन द आर्मी, नॉट इनफ इंटरनेशनल प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू एक्ट इन अ ट्रूली डेमोक्रेटिक वे एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ टेररिस्ट। सबसे पहले तो आप हेडिंग ही माइंड में बैठा लीजिए। सबसे पहले सोशल में समाज में डोमिनेंस किसका है? मिलिट्री का, क्लर्जी का और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट पीपल्स का, हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। ये सब क्या चाहते हैं कि वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होकर मिलिट्री गवर्नमेंट ही रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी तो इनका जो डोमिनेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो मिलिट्री, क्लर्जी मैन और ये समाज के सोसाइटी के जो एरिस्टोक्रेट टाइप से पर्सन हैं वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। Reliance on the army. Pakistan's conflict with India has made the pro-military groups more powerful. They believe that politicians were selfish and petty-minded and country's security depended on army staying in power. हमेशा इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो प्रो मिलिट्री ग्रुप है उनका ये विश्वास है कि अगर पॉलिटिशियन के हाथ में रूल आ जाएगा तो शायद कंट्री उतनी सिक्योर नहीं रह पाएगी, इसलिए मिलिट्री का ही रूल करना पाकिस्तान में ज़्यादा बेटर है। क्लियर? उसके बाद थर्ड, नॉट इनफ इंटरनेशनल प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू एक्ट इन अ ट्रूली डेमोक्रेटिक वे। अगर इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर पाकिस्तान को प्रेशराइज करती है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाओ या देश को चलाओ, तो मे बी काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है, बट ऐसा कोई इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं है। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज़ फर्दर एनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। बल्कि अपने स्वार्थ के लिए वो मिलिट्री के रूल को और ज़्यादा एनकरेज करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव एनकरेज द मिलिट्री ऑथोरिटेरियन रूल इन द पास्ट फॉर देयर ओन रीज़न। क्लियर? और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ टेररिस्ट, पाकिस्तान हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ टेररिस्ट। हंड्रेड्स ऑफ हार्डलाइनर्स फ्लेड इनटू पाकिस्तान आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ तालिबान रिजाइन फ्रॉम अफगानिस्तान। पाकिस्तान में टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा फला फूला है, चाहे उन्हें मिलिट्री के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू जैसे भी उनको सपोर्ट मिलता हो। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान रिजाइम को उखाड़ फेंका गया तो काफ़ी सारे हार्डलाइनर्स कहाँ पे आके बस गए? पाकिस्तान में आके बस गए। क्लियर? तो ये सारे रीज़न है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पाती है और फेल्योर हो जाता है डेमोक्रेसी का, बार बार वहाँ पे मिलिट्री रूल आ जाता है। सोशल डोमिनेंस की वजह से आर्मी का ज़्यादा रूल है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई इतना प्रेशर नहीं है कि डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाए, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में टेररिज्म को भी सपोर्ट मिल रहा है। क्लियर? तो 4 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो इनफ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, बाय।